Now, this is Social Science with Anand. Today is the good news for class 9th. आज क्लास 9th के लिए सोशल साइंस की शुरुआत हो रही है. वी बिगिन द सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप and the Russian Revolution of class 9th. Many students says that this second chapter of the history of the social science, we feel boredom while going through the content of this subject, this chapter. इस चैप्टर से के कंटेंट को पढ़ते टाइम हम बहुत बोर होते हैं. लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो ज्यादा बोर होने वाला विषय होता है या चैप्टर होता है उसमें बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. सेलेक्टिव क्वेश्चन कैसे? जैसे मान लीजिए हमने ये सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर दिमाग में एकदम दौड़ाएं, क्योंकि यू माइट हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन योर स्कूल. आपके विद्वान जो टीचर हैं वो बता चुके होंगे. सबसे पहले तो जो 3 थॉट्स हैं, लिबरलिज्म, लिबरल, फिर इसके बाद में रेडिकल एंड देन कंजर्वेटिव्स, इसकी डेफिनेशन आ सकती है. इसके बाद देखिए यूरोप के अंदर जो है सोशलिज्म का प्रभाव कितना रहा, कौन कौन सी कंट्री में ज्यादा प्रभाव रहा. जैसे जर्मन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इसका प्रभाव रहा. तीसरी बात, जब जर्मन और इंग्लैंड वगैरह में प्रभाव रहा, लेकिन एक अलग तरह का सोशलिज्म रशिया में रहा. व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द सोशलिज्म स्टेप्स adopted by in the German as well as England and adopted by the Russians, उसका भी अपन जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गहन अध्ययन करेंगे. मेरे पढ़ाने के तरीका आपको बता देता हूँ. As I am taking this digital class for the English medium. You are supposed to hear ओनली द इंग्लिश पार्ट. इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज वगैरह ज्यादा काम में लूंगा. अगर एक सेंटेंस हिंदी सबको प्यारी लगती है, अगर एक सेंटेंस हिंदी बोला तो उसकी इंग्लिश जरूर बोलूंगा. इससे क्या फायदा होगा कि आपके जितने भी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज हैं और आप सेंटेंस को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि आपकी कलम रुक जाएगी. अगर मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ाऊंगा आपकी कलम रुक जाएगी, आप सोचते रह जाएंगे मुझे लिखना क्या है. और अगर आप इस प्रैक्टिस में आते हैं कि मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना है, तो अच्छा यह है कि आप इंग्लिश भी साथ में सुनते रहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप. दीज आर द पॉलिटिकल थॉट्स. सोशलिज्म इन यूरोप इज द पॉलिटिकल थॉट. What 3 type of the thoughts means? 3 टाइप थॉट्स का मतलब क्या? लिबरल कौन होते हैं भाई? लिबरल कि साहब डेमोक्रेटिक वे से रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुनी जानी चाहिए. द गवर्नमेंट शुड बी हैंडल्ड बाय, शुड बी रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दूसरी बात कि जुडिशरी के अंदर पढ़े लिखे बहुत स्कॉलर्स होने चाहिए और बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए. लेजिस्लेशन यानी जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वो उनके ऊपर डोमिनेंट नहीं हो जाए, ये लिबरल का है. तीसरी बात कि हम वुमेन को पावर नहीं देते हैं, किसका? वोट देने का. तो एडल्ट फ्रेंचाइज की उनको पावर नहीं देने की इन्होंने वकालत करते हैं. ऐसी बातों को दिमाग में रखने वाले को लिबरल कहते हैं. कभी कौन है भाई? लिबरल है साहब. लिबरल थॉट, लिबरल पॉलिटिकल थॉट रखने वाला है. तो अपोज डायनेस्टिक रूल, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया. जब डायनेस्टिक का मतलब राजाओं के राज को अपोज करेंगे तभी डेमोक्रेसी चाहेंगे. एंड आर्गुड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, अभी बताया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप चुन के भेजिए, वोटिंग कीजिए.
elected parliamentary government wanted independent judiciary and high caliber executive to be the part of the गवर्नमेंट। अब मान लीजिए आपका एक लिबरल पे डेफिनेशन आ गई। अब इसमें से जो है इतना नहीं लिख करके अपोज्ड डायनेस्टिक दिमाग में नहीं आया किंग रूल। दूसरी बात, आर गुड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्योंकि लिबरल जो भी होंगे, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहां पे लिबरल थॉट्स वाले ही लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा वो बता रहा हूं, दे आर अगेंस्ट द वुमेन वोटिंग पावर। बोलो औरतों को वोटिंग पावर मत दो। अब रेडिकल्स पे आते हैं। रेडिकल्स का ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जो आने वाली गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी वाली होनी चाहिए। मेजोरिटी मतलब ज्यादा संख्या, मान लीजिए 10 लाख है, आउट ऑफ किसी कंट्री की 10 लाख पॉपुलेशन है, तो आउट ऑफ 10 लाख अगर 6 लाख चाहते हैं कि ये वाली मोनार्क गवर्नमेंट आनी चाहिए, मोनार्क का मतलब राजाओं का राज, वो कहे कि नहीं साहब हम तो जो है सोशलिस्ट, सिर्फ वन पार्टी रूल ही चाहते हैं, तो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट हो गई। तो रेडिकल का मतलब ये हुआ अगर वन पार्टी रूल है तो भी हमको एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त इन्होंने क्या रखी कि अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या मतलब हुआ? ये कहते हैं साहब अगर वन पार्टी रूल भी होती है, मेजोरिटी का रूल होता है, चाहे वो किंग का भी रूल हो, लेकिन इनको विशेषाधिकार नहीं देने चाहिए लैंड ओनर्स को और वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट को। इनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए जितनी भी ये इंडस्ट्रीज वगैरह चल रही है उसको अंडरटेक कर लेना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनलाइज कर लेना चाहिए बैंक को। और गांव के अंदर जाके देखो, पीजेंट्स के पास अगर खेत नहीं है तो नोबल्स यानी जो जागीरदार है उनसे सीज करके, जमीन को सीज करके उनको दे दो, जब्त करके। सपोर्ट वुमेन सफ्रोगेट मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे लिबरल एंड रेडिकल के अंदर अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? वो वुमेन सफ्रोगेट मूवमेंट नहीं चाहते और यहाँ पे कहे कि नहीं, औरतें भी अगर देती है वोटिंग, उनको पावर भी दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव के 18 सेंचुरी में अलग विचार थे, 19 सेंचुरी में अलग विचार थे और 20th सेंचुरी में अलग विचार है। यानी इन्होंने अपना जो है डेफिनेशन बदलते रहे। कौन से? सेंचुरीज के हिसाब से। 18 सेंचुरी में तो कह दिया नहीं 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 नहीं, द मोनार्क शुड रूल, राजाओं का राज सबसे बेस्ट होता है, क्या दिक्कत है? और 19 सेंचुरी में आते ही कहा कि भाई अगर राजाओं के राज साथ में डेमोक्रेटिक, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जब नेशनल गवर्नमेंट बनी थी वहां पे, तो उसने क्या शर्त रखी थी कि हम तुमको भी रखेंगे लेकिन रूल हम करेंगे। तो पहला नाम क्या दिया गया था? जैकोबिन क्लब ने तो कह दिया नहीं, किंग विंग कुछ नहीं है, उसको अपदस्ती कर दिया, हटा ही दिया था। लेकिन पहली जो नेशनल गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने कहा कि देयर विल बी द स्टेटस ऑफ द किंग नॉट एज ए रूलर बट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर। जैसे प्रेसिडेंट है उस तरह का हम आपको आदर देंगे और ऐसे पावर देंगे। तो 19 सेंचुरी में ये विचार हो गया और 20 सेंचुरी में आते ही इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि स्लोली अगर कोई चीज चेंज होती है, इनका मोनार्क रूल जाता है, डेमोक्रेसी आती है, वी आर वेलकम, लेकिन देयर शुड बी द स्लो एंड टार्डी प्रोसेस, धीरे धीरे प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेड सम चेंज इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब रोका नहीं जा सकता है, लेकिन विश्वास करते हैं द पास्ट मस्ट बी रेस्पेक्टेड। 18 में तो पास्ट को पूरा ही रेस्पेक्ट दे दिया, 19th में कहा कि नहीं, किंग का भी थोड़ी इज्जत होनी चाहिए, 20th में कहा अगर दूसरी गवर्नमेंट आती तो हम क्या कर सकते हैं। चेंज शुड कम थ्रू ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के द्वारा ही चेंजेस होने चाहिए।
अब यहां पे आपको कुछ सोशलिज्म के बारे में बताते हैं। सोशलिज्म का मतलब क्या? अभी अभी आपको बताया रेडिकल्स जो पॉलिटिकल थॉट रखने वाले, वो क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा रह गया तो वो खुद की सोचेगा। एक इंडस्ट्री मान लीजिए गवर्नमेंट अंडरटेक करके वो चलाती है, तो उसके अंदर किसकी भलाई ज्यादा देखती है? इनकी, मजदूरों की। तो कार्ल मार्क्स ने इससे भी आगे बात कह दी, हु इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन? भाई कल मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए इंडस्ट्रीज में कोई चीज का होता है, कौन इंक्रीज करता है उसके प्रोडक्शन को? इंक्रीज करने वाला लेबर है। तो लेबर शुड बी ट्रीटेड एज ए ऑनर ऑल्सो। अब ऑनर, एज ए ऑनर ट्रीट करने का मतलब क्या? कि जब कभी भी मीटिंग वगैरह होती है कि भाई ये इंडस्ट्री की मीटिंग बिठाओ, आगे के क्या स्टेप लेने हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मशीन्स वगैरह कितनी लगानी है, तो दे विल पार्टिसिपेट इन द मेन मीटिंग ऑल्सो। उनको एज ए ऑनर ट्रीट किया जाएगा। और ये बोनस की प्रथा भी इन्होंने शुरू की थी, कार्ल मार्क्स ने। तो बिलीव्ड, ये विश्वास करते थे, वर्कर मस्ट ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, कि इस कैपिटलिज्म खत्म कर दो, ओवरथ्रो मतलब उठा के फेंक दो, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी अभी आपको बताया, हु विल हैंड ओवर? गवर्नमेंट विल हैंड ओवर। आर्गूड दैट, साथ में इन्होंने क्या आर्गू किया? कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल। कैपिटलिस्ट जो है पैसों को रखता है, धन को रखता है। प्रॉफिट वर प्रोड्यूस बाय द वर्कर। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वर्कर। और रख कौन रहा है? कैपिटलिस्ट। तो इनको क्या दिया जाना चाहिए? वर्कर वुड इवेंचुअली विन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। कुल मिलाकर के वर्कर इतना हावी हो जाना चाहिए, मान लीजिए थोड़ा सा ही अगर ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट आंख दिखाता है तो हड़ताल पे निकल गए। मान लीजिए वर्किंग आवर, अभी आप पढ़ेंगे आगे कि वर्किंग आवर पहले 10 to 12 आवर्स होता था, 15 आवर्स तक करते थे हैंडीक्राफ्ट वगैरह का जो इंडस्ट्रीज में। उसको रिड्यूस कैसे हुआ? इसके कारण, वर्करों के कारण हुआ। हमारी वेजेस बढ़ाओ, नहीं तो स्ट्राइक पे चले गए। तो कुल मिलाकर के वर्कर अगर आखिरकार, इवेंचुअली में आखिरकार विन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े जो होते हैं कैपिटलिस्ट में, तो कार्ल मार्क्स ने वर्कर को सबसे ऊंचा माना और ऐसा कहा कि गवर्नमेंट अगर हैंडओवर भी करती है किसी इंडस्ट्रीज को, फिर भी वर्कर्स को पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। अब सोशलिज्म इन ब्रिटेन एंड फ्रांस, हुआ क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस में भी सोशलिज्म आया था, लेकिन वहां पे इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1914 तक कोई भी सोशलिज्म की सरकार नहीं बन पाई थी। तो यह ब्रिटेन में भी इस तरह का ही रहा, फ्रांस में, लेकिन इनका काफी वर्चस्व रहा था। जैसे अपोजिशन आज के दिन कांग्रेस है, इसी तरह से ये अपोजिशन वगैरह के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में रहे थे। Now we are going to start the Russian Revolution 1970. October Revolution discussed later. लेकिन 1905 के अंदर क्या हुआ था कि शुरुआत हो गई थी किस चीज की? रशियन रिवॉल्यूशन की। अब यहां पे अपन देखते हैं कि 1904 या 5 के अंदर जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, उसके पहले का घटना चक्र क्या था? अभी अभी मैंने कहा कि कितनी तरह की इंडस्ट्री थी। क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मेटल इंडस्ट्री थी। 31% वुमेन उसमें काम किया करते थे। तो बिफोर द रिवॉल्यूशन क्या स्थिति थी? अ वेरी डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ऑफ द वर्कर्स। वर्किंग कंडीशन 10 to 12 आवर, 15 आवर तक काम करना पड़ता था। बार बार इसके कारण स्ट्राइक करने पड़ते थे। उनको डॉर्मेट्री में रहना पड़ता था, एक लंबी सी जो है साल वगैरह, उसके अंदर ऐसी नीचे पलंग ऊपर पलंग और उन पे सो रहे हैं।
या फिर एक एक कमरों में 5-5 6-6 रहते थे, बिकॉज दे हैव टू मूव फ्रॉम विलेज टू इंडस्ट्रियल प्लेस। कौन सा? मॉस्को वगैरह और पीटरबर्ग। इस तरह के इंडस्ट्रियल प्लेस पे आने के बाद उनकी यही स्थिति होती थी। फिर एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि 85%, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर 75% जो है एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, तो वहां भी 85% एग्रीकल्चरिस्ट थे और डोमिनेंट थे, नोबल से डरते नहीं थे, कई बार तो मर्डर तक कर देते थे। तो ये वहां के पीजेंट्स के बारे में बताया गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा, फसलें खराब होने लगी, और जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस पे आकर के उन दिनों में यह हालत थी कि 31% वुमेन काम करती थी, बच्चे भी काम करते थे। वुमेन को आधा या 3/4 वेजेस मिलते थे मेन की तुलना में। और इनकी ड्रेसेस वगैरह, क्राफ्ट वाले की ड्रेस अलग होती थी, जो मेटल वाले की थे अपने आप को बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर समझते थे, और उनकी ड्रेस अलग थी। और ऐसा होने के कारण वहां पर कोल और स्टील इंडस्ट्री 4 गुना बढ़ गई थी। ये कब स्थिति हो रही है? 1905 की बता रहे हैं अबाउट। अब यहाँ पे एक बहुत बुरी घटना होती है 1905 के अंदर। क्या घटना हुई कि वहां पे रूस के अंदर एकदम से एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब आवश्यक वस्तुएं जो बाजार में हैं, उनके दाम तो बढ़ गए 20%। और इंडस्ट्रीज वालों ने आपस में गुपचुप कर बात करके वेजेज कम कर दिए। वो तो बढ़ गए दाम, 20% नहीं बढ़े, 20% वेजेज में कम किए, और वो एकदम से इमीडिएटली क्विकली रेज हो गए कमोडिटीज के दाम। तो वस्तुओं का तो दाम ऊपर हो रहा है, वेज कम हो रही है, तो डबल मार हो गई। डबल मार होने के बाद क्या करेंगे? चलो स्ट्राइक पे। तो इन्होंने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, और 1 लाख वर्कर्स ने मिलकर के विंटर हॉल जो है वहां पे, ये एक नेवा नदी बहती है, नेवा नदी के दोनों तरफ राइट हैंड साइड के अंदर तो वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह है, ये नेवा नदी बह रही है। राइट हैंड साइड के अंदर तो ये वर्कर्स वगैरह की है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है विंटर पैलेस बना हुआ है। कहां प्रदर्शन करेंगे? गवर्नमेंट वाली जगह पे। कौन रूल कर रहा था? मोनार्क। और ऑटोक्रेटिक वे में रूल कर रहा था। ऑटोक्रेटिक का मतलब कोई सिद्धांत नहीं, बस आज कोई आज कोई अगर रूल बना तो कल उसको मिटा दिया, और 2-3 दिन बाद फिर कोई नया रूल बन गया। यानी उटपटांग तरीके से अगर रूल बनते हैं उसको ऑटोक्रेटिक वे कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता था। वहां पे वहां का जो है जो हेड ऑफ द मिलिट्री है वो जाके प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन अपने यहाँ तो नहीं हो सकता। तो वी आर नॉट ऑटोक्रेट, बट अदर कंट्रीज हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनको भी ऑटोक्रेट कहा जाएगा। तो इन्होंने हड़ताल के अंदर क्या क्या शर्तें रखी? रिडक्शन ऑफ वर्किंग डेज। एक तो वर्किंग डेज रिडक्शन है, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दो हमको, और वर्किंग टाइम भी 8 आवर्स कर दो, हमारी वेजेज बढ़ाओ। ये क्या 20% कम कर दिया, इधर दाम उनके बढ़ गए, भूखे थोड़ी मरेंगे अब। फिर इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट, कई बार ऐसा होता है आप कई फैक्ट्री वगैरह के अंदर, पुरानी ढांचे की फैक्ट्री है, वहां पे टिन सेट लग रहे हैं, अब बेचारा 40 डिग्री 45 डिग्री अगर गर्मी है और उनके अंदर एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा तो घुटते हैं बुरी तरह से। तो हमारी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। इन्होंने पीसफुल प्रोफेशन किसकी लीडरशिप में? फादर गैपोन। कहाँ किया? विंटर पैलेस में। अब विंटर पैलेस की तरफ जो ही जाने लगे तो जितने ही पुलिस वाले थे उन्होंने गोलियां बरसाई, 100 मर गए और 300 घायल हो गए, उंडेड हो गए। जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ। अब क्या हुआ? ऐसा होता ही हाउल्ला मच गया,
हा हल्ला मचते ही जितने भी ऑफिसेज थे प्राइवेट, गवर्नमेंट के ऑफिसेज थे, वो सब डिमोन्स्ट्रेट करते हुए और यूनिवर्सिटीज बंद हो गई। एवरी टाइप ऑफ द व्हाइट कॉलर और दूसरे वर्कर, शॉपकीपर्स और दूसरे ऑफिस वाले, इन सब ने डिमोन्स्ट्रेशन करके इस कॉन्डेम किया इस घटना को कि ऐसी घटनाएं वापस नहीं होनी चाहिए। इसके जुलूस वगैरह निकाले गए। ऐसा करने के बाद इतने लोगों की जान जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे इंसिडेंट। यानी संडे का दिन था, इस दिन घटना हुई, इसलिए इसको ब्लडी संडे का जो है डेज भी बोलते हैं। अब 1905 की अंदर जो है रिवॉल्यूशन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये रिवॉल्यूशन ऐसा था जो अपना गदर हुआ था। कौन सा? 1857 में एकदम बहादुर शाह जफर को कह दिया तुम बन गए भाई किंग, और वहां अपने जो है मेरठ की छावनी से दिल्ली तक जितने भी अपने मिलिट्री वाले सिपाही हैं सब आ रहे हैं, और इनके ऑफिसरों को मार दिया। इसको म्यूटिनी कहा जाता है। लेकिन आपस में एक नहीं थे। अगर एक होते, प्लानिंग होते, तो जो 1947 में अपन को सफलता मिली इंडिपेंडेंस की, वो 1857 में मिल जाती। यहां भी ऐसा ही हुआ। 1904 जो गेपन ने लीडरशिप में जो 1 लाख लोग पीटरसन के विंटर पैलेस में गए थे, अगर ये इनकी प्लानिंग होती तो डंका रिवॉल्यूशन उस समय ही शुरू हो जाता। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन जिसमें इनको काफी सफलता मिली, उसकी जरूरत ही नहीं थी। इसके पहले एक घटना क्या हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नई इच्छा थी किसकी? वर्कर्स की, लीडर की। मार्क्स वगैरह ने कह दिया, अपने लेनिन वगैरह ने कहा मैं तो नहीं जाना। अच्छा, तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अपोजिशन कर रहे हो, उसको बेचारे को एग्जाइल कर दिया। एग्जाइल करना, देश निकाला दे दिया। और क्या बात हुई, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आधे मन से कोई काम अगर होता है, एक्सेप्ट द जार। एक उसके जो एडवाइजर थे, कहाँ? जर्मन वाले, जो बाद में पीटरसन का पेट्रोग्रेड नाम रख देते हैं उस सिटी का, और इंडस्ट्रियल सिटी का, तो उसने भी गलत राय दी थी। और इस वार में मुंह की खाने के बाद में ये हालत हो गई कि लाशें ट्रेंचेज में पड़ के सड़ती रही। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर इनको बुरी तरह से किसने हराया? जर्मन और इनकी साथ वाली कंट्री ने। इस हार के बाद में इतनी हार थी कि अपनी जमीन को छोड़ के पीछे जाना पड़ा, और स्टैंडिंग क्रॉप थी, और बहुत सारे जो साधन थे उसका उपयोग ये नहीं कर ले, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय भी करते रहे। जितने भी ये बार बार जो है गेहूं और दूसरे फूड वगैरह की जरूरत पड़ती, सिपाहियों को सप्लाई होती थी, फूड की कमी हो गई। फूड की कमी होने के साथ साथ जनवरी फरवरी के महीने में अपने भी यहाँ सर्दी होती है, वहां भी सर्दी होती है, तो सर्दी वगैरह होने के कारण वहां पे फसल बिगड़ गई। आटे की कमी, फ्लोर वगैरह की कमी हो गई, धान की कमी हो गई। एक वार के अंदर ये इफेक्ट पड़ते हैं, और इस सब का कारण किसको बताया गया कि ये जार जिसने जो वहां पे रूल कर रहा था, उसी गलती से हुआ, क्योंकि वही अगवा हो रहा था, उसी की इच्छा थी, इंटरेस्ट था वार को लड़ने का। अब आते हैं फरवरी, यानी 1970 में 17 के अंदर। अक्टूबर वाला तो निर्णायक है, लेकिन फरवरी में क्या बात हुई? फरवरी के अंदर रिवॉल्यूशन के पहले की स्थिति क्या थी? ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ जिसके कारण रिवॉल्यूशन हुआ? कि सीवियर फूड शॉर्टेज फेल्ट इन फरवरी 1917। बुरी तरह से फूड शॉर्टेज हो गई
फेल्ट मतलब महसूस, फील फेल्ट। 22 फरवरी 25 फरवरी, ये 2 दिन बड़े घटना वाले होते हैं। 22 फरवरी में क्या हुआ? लॉकआउट इन ए फैक्ट्री, वर्कर्स सराउंडेड ऑफिशियल बिल्डिंग। ऑफिशियल बिल्डिंग को सराउंड कर दिया और जितनी भी लॉकआउट है फैक्ट्री में हो गई। खास करके औरतों ने इस अपना ये मोर्चा संभाला, इसीलिए वहां पर रूस के अंदर इस 22 फरवरी को वुमेन्स इंटरनेशनल डे कहा जाता है। 25 फरवरी में क्या घटना हुई कि फिर वापस ये जो उपद्रवी लोग हैं, लॉकआउट फैक्ट्री, ये स्ट्राइक पे तो थे ही, एजिटेशन कर ही रहे थे, डिमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे थे। ये फिर घेरने के लिए चले गए, चलो बिल्डिंग को घेरते हैं, विंटर पैलेस को घेरते हैं। यहां पर सोल्जर्स ने और जो कैवलरी होती है, इन्होंने कह दिया कि साहब हम गोली नहीं चलाएंगे। किसी ऑफिसर ने कहा इट इज मस्ट फॉर यू टू शॉट एट साइट, इनको कर दीजिए शूट। तो उस ऑफिसर को ठिकाने लगा दिया, तो ऑफिसर डाइड इन द बैरक। इसको बोलते हैं म्यूटिनी, जो 1857 में मंगल पांडे ने शुरू की थी। यहाँ पे 1917 के अंदर 25 फरवरी म्यूटिनी हो गई, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कौन उतर गए? गवर्नमेंट के नौकरी, आर्म फोर्स ही। उसके बाद में जो मिलिट्री का कमांडर है, उसने जाकर के कान में कह दिया कि आप सरेंडर करो। एब्डिकेट वर्ड है, आप देख लेना एनसीईआरबी। एब्डिकेट का मतलब आप अपनी गद्दी छोड़ो, रूल करना छोड़ो। तो उसने उसकी सलाह मान करके जो निकोलस था, जार निकोलस सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब जो मेजर इन एज है, उन लोगों ने वोट देके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और मोनार्की एंड हो गई फरवरी 1917 और 2 मार्च को प्रोविजनल गवर्नमेंट हो गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके कह दिया भाई तुम गवर्नमेंट चलाओ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति के अंदर उनके एडवाइजर ने इसको दूर हटने का कहा और मोनार्क रूल खत्म हो गया। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी, इस बीच ये लेनिन साहब भी आ गए, जिनको एग्जाइल कर दिया था, जिन्होंने कहा था 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं जाना चाहिए, तो चलो तुम निकलो यहां से। उनको एग्जाइल कर दिया, देश निकाला दे दिया था। वो वापस से आ गए। उन्होंने आके ही बोल्शेविक पार्टी बनाई। बोल्शेविक पार्टी बना करके कहा, बोले क्या है? बोले साहब प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई, ये रूल कर रही। बोले इसका विरोध करो, इसका सामना करो और अपन हावी रहेंगे। तो सबसे पहले गांवों के अंदर पीजेंट्स है, उनको कहा, बोले तुम इनसे छीनो। और वहां बड़े बड़े मकान थे, उनको कहता बड़े मकानों को भी खाली करवाओ और वहां पे वो रहने लग जाओ, क्योंकि अब तो यहाँ पे सोशलिज्म आ गया। तो सोशलिज्म रिवोल्यूशनरी पार्टी बना करके बोल्शेवी लीडर लेनिन ने रिटर्न टू रशिया, कॉल्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। चलो बैंक का भी नेशनलाइजेशन करो। अगर कोई भी सोशलिज्म का स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, और पीजेंट्स को जागीरदार और नोबल से वो छीन करके, सीज करके लैंड भी उनको दी जाती है। ये 3 स्टेप तो होते ही होते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट ग्रू वीकर, बोल्शेविक इन्फ्लुएंस इंक्रीज। अभी अभी कहा आपको, जो बोल्शेविक पार्टी व्लादिमीर लेनिन ने बनाई, जो आगे जाके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बनी, उनका वर्चस्व हो गया और प्रोविजनल गवर्नमेंट कमजोर हो गई। जिसको किसने बनाया था? उन्होंने। अच्छा, इसमें देखिए मैं कुछ बात करना भूल गया था। 1905 के अंदर एक आश्वासन दिया था, जिस समय वो 1917 के अंदर फरवरी में जिस समय स्ट्राइक हुई थी, चलो मैं डमा बना दे, डमा का मतलब पार्लियामेंट बना देते हैं। लेकिन डमा का मतलब पार्लियामेंट बिना इच्छा के बनाया था, अपनी मर्जी से ही उसमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। लिबरल रेडिकल कहते हैं तुम नहीं बढ़ोगे, कंजर्वेटिव रहेंगे। यानी ये डमा वगैरह जो बनी थी
17 के अंदर, फरवरी के अंदर वो एक छलावा था, इसलिए मैंने उस बात को इतना बताया नहीं। अब स्थिति ऐसी हो गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट वीकर हो गई और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 का होने के बाद में समझ लीजिए सोशलिज्म जो है दूसरी कंट्री से जो कैपिटलिज्म है वो गायब दिखा, सोशलिज्म भी गायब दिखा क्योंकि कम्युनिज्म आ गया। और तीसरी बात, मोनार्क तो कहीं दिखे ही नहीं, राजाओं का राज तो इस अक्टूबर में पूरी तरह से सफलता मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट फेस्ड एन अपराइजिंग बिगिनिंग ऑफ 24 अक्टूबर। क्या मतलब हुआ? अपराइजिंग का मतलब होता पछाड़ देना, चलो हटो, कुर्सी से उठा करके फेंक दिया, ये अपराइजिंग हो गई, और तोड़फोड़ शुरू कर दी, बोले जो हम चाहेंगे वो होगा, इसको अपराइजिंग बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की समन्ड ट्रूप, उन्होंने जो है मिलिट्री का ट्रूप मंगाया। दिसंबर के अंदर बोल्शेविक ने कंट्रोल कर दिया मॉस्को और पेट्रोग्रेड का। पेट्रोग्रेड कौन, पीटरबर्ग था, उसका नाम क्या हुआ? पेट्रोग्रेड। मॉस्को और पेट्रोग्रेड के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया बोल्शेविक ने। अब बोल्शेविक की इतनी ज्यादा पावर हो गई कि अक्टूबर के रिवॉल्यूशन के बाद में इन्होंने क्या क्या स्टेप लिए, ये देख लीजिए। ये आ भी सकता है कि आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन व्हाट मेजर चेंजेस इज सीन इन द रशिया। इंडस्ट्री एंड बैंक नेशनलाइज हो गया, लैंड डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जमीन को सोशल प्रॉपर्टी कह दिया। यहाँ पे भी सीलिंग हुआ था 1971 के अंदर, इंदिरा गांधी ने सीलिंग किया था, तो जिन जिन के पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, थाउजेंड्स ऑफ द हेक्टर, एक गांव के गांव उनके थे, उन्होंने डर डर के अपने ही जो नौकर रहे उनको ही दे दिया। तो इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना। पीजेंट अलाउड टू चूज नोबल स्टेट, नोबल का मतलब जो जागीरदार, साहब ये जागीर किसकी? ये तो फला राजा उसकी जागीरदार की। बोले कुछ नहीं है, चलो जमीनें बांटो, जो गांव के लैंडलेस है, जिनके पास कम जमीन है, दे दीजिए उनको। लार्ज हाउस पार्टीशनड अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स, बड़े बड़े घर थे, बोले ठाकुर साहब के, ये जागीरदार के घर है, चलो कितने रहते हैं? बोले 3 मेंबर रहते हैं, चलिए इनको दूसरों को एडजस्ट कीजिए, तो उनमें भी पार्टीशन हो गए। बोल्शेविक अपोज्ड ऑल फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका अपोज किया। बोल्शेविक पार्टी का रीनेम हो गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसमिस कर दिया लेनिन के। फिर रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियन ब्रॉट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितनी भी ट्रेड यूनियन है बोल्शेविक के अंदर ले लिया, और बोल्शेविक ने डिक्लेयर कर दिया रशिया के अंदर वन पार्टी रूल है, इसके अलावा किसी का रूल नहीं है। और इन्होंने सीक्रेट पुलिस भी लगा दी कि जो भी अपोज करता है इनको उसी टाइम दंडित करो। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ट्रेड यूनियन जो हमारे परमिशन के बिना बनी, वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। कहने का मतलब, अब यहाँ पे पूरी तरह से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन पूरा वर्चस्व हो गया। अब देखिए, कहते हैं कि एक दिया जिस समय जलता है, बुझने से पहले लो बड़ी होती है। तो इन्होंने आखिरी बार में क्या देखा, 1918 और 19 के अंदर एक सिविल वार हुआ, जिसके अंदर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको बाहर से, कहां से, फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश, जापान, उन्होंने कहा चलो हम तुमको हेल्प करते हैं, उन्होंने ट्रुप भी भेजी, लेकिन इनकी दाल नहीं गली। तो ग्रीन झंडा जो था उसकी भी दाल नहीं गली, क्यों? बोल्शेविक हावी हो गया। और जनवरी 1920 तक बोल्शेविक ने कंट्रोल कर दिया फार्मर एम्पायर पे। फॉर्मर एम्पायर यानी पहले का जो एम्पायर था उस पे अपना कंट्रोल कर दिया। और इसके अलावा नॉन रशियन नेशनलिटीज, नॉन रशियन नेशनलिटीज का मतलब रशिया के पास जितने भी दूसरे स्टेट थे, अजरबैजान और ये यूक्रेन अभी जो हो रहा है, बेलारूस वगैरह, इन्होंने कह दिया सर हम सपोर्ट करते हैं आपको, और हम आपके साथ, आप दादा हैं, हम आपके साथ मिलते हैं। चलिए,
इसीलिए यूएसएसआर बन गया उस समय। तो मैनी नॉन रशियन, ये नॉन रशियन नेशनलिटीज मतलब जिनकी नागरिकता रशियन नहीं होकर के बाहर की थी, उन्होंने ऑटोनॉमी ग्रांट किया और अब क्या बन गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय हुआ उस समय सोशलिज्म बहुत हावी हो गया। कौन सा सोशलिज्म? सोशलिज्म ऑफ रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म और यूएसएसआर का एग्जिस्टेंस हो गया और कैपिटलिस्ट कंट्री के सामने सीना तान के खड़े हो गए। जस्ट आफ्टर द सेकेंड वॉर दो लोगों की दादागिरी चलती थी, दो कंट्रीज की, एक तो यूएसए की और एक यूएसएसआर की। और यूएसएसआर इसलिए कहा जाता है कि जो नॉन रशियन थे उन्होंने भी आगे होके कमिंग टुगेदर साथ में चल के कह दिया साहब हम आपकी कंट्री के अंदर मिल रहे हैं, चलो अपनी नई कंट्री का नाम क्या होगा, बोले यूएसएसआर होगा। मेकिंग ऑफ सोशल सोसाइटी, सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इन्होंने 5-5 साल जो अपन 5 ईयर योजना पहले चला करती थी, जिन देश आजाद हुआ 5 ईयर प्लानिंग होती थी, तो इन्होंने ये 5 ईयर प्लानिंग यहाँ से आई रशिया से। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ शानदार हुई और नई इंडस्ट्रियल कंट्री मैग्नेटो ग्रॉस करके एक नई कंट्री जो है नया मैग्नेटो ग्रॉस स्टील प्लांट, इस मैग्नेटो ग्रॉस ने इतना ज्यादा डेवलप किया कि यहाँ पे स्टील वगैरह बनने लगी, वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट होने लगी। लेकिन इस मैग्नेटो ग्रॉस की बड़ी हालत खराब थी, यहाँ पे -40 डिग्री जनवरी फरवरी के अंदर हो जाता था और बेचारे देखो कहते हैं कि मुसीबत में होते हुए भी इसकी स्टील प्लांट की प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं रखती थी। उनको 4 मंजिलें नीचे जाकर के और रोड पार करके वॉशरूम में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉशरूम काम में लेना पड़ता था, ये हालत थी। मैग्नेटो ग्रॉस मेजर स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड। इसके बाद क्या हुआ, स्टेलिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा, जैसे लेनिन हुए बोल्शेविक पार्टी के, अब लेनिन के खत्म होने के बाद दूसरा आगे संभालेगा कौन, तो स्टेलिन साहब ने संभाला। जिस समय स्टेलिन ने संभाला था 1927-28 के अंदर पूरे रशिया के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। और इकोनॉमिक डिप्रेशन जिस समय होता है